हे आईएससी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं सूरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं भारद्वाज ओटी नॉलेज में। तो आपको बता दूं, इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 12th के बायोलॉजी का पूरा सीरीज मिल जाएगा। बायोलॉजी पूरा इसमें पढ़ाया गया है। और चलिए हम शुरू करते हैं आज से 12th के बायोलॉजी का सीरीज। तो बायोलॉजी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर है 12th में, सिलेबस क्या है। तो 12th का सिलेबस आपको मैं दिखा दूं। आप देखिए, 12th के सिलेबस में आपको 5 यूनिट 16 चैप्टर पढ़ना है। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे 5 यूनिट 16 चैप्टर, जिसमें कि पहला यूनिट है रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसमें आपको जीवों में जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य 4 चैप्टर पढ़ना होता है, 4 अध्याय पढ़ना होगा। उसके बाद है जेनेटिक। जेनेटिक में आपको 3 चैप्टर पढ़ना होगा, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। उसके बाद वंशागति के आणविक आकार और कर्मिक विकास। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसमें क्या क्या है, इसमें है मानव स्वास्थ्य एवं रोग और खाद्य पदार्थ के उत्पादन में वृद्धि कार्य नीति, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। इसमें आपको पढ़ना होगा जैव प्रौद्योगिकी की सिद्धांत एवं प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। और सबसे लास्ट यूनिट है आपका इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसमें आपको पढ़ना होता है जीव और समष्टियाँ, पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे। तो ये आपका 16 चैप्टर है। इसी सभी चैप्टर को, अध्याय को पढ़ना है। यही आपका 12th के बायोलॉजी का सिलेबस है। इतना ही आपको पढ़ना है और इसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो आशा करता हूँ अच्छा खासा नंबर आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, चैप्टर 1, इसको शुरू करते हैं। जीवों में जनन। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं, जनन क्या है। जीवों में जनन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जनन क्या है। तो जनन एक प्रकार की स्पेशल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं। आपको एकदम चैप्टर वाइज टॉपिक टॉपिक पूरा पढ़ाया जाएगा, स्टेप स्टेप। तो आप पूरा नोट करते हुए जा सकते हैं। पीडीएफ देखकर घबराना नहीं है। ये एकदम आपका सिलेबस है, इसको एकदम रियल मानिए आप। इसमें कहीं भी कुछ कटौती नहीं होगा, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इस चैनल पर पूरा बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना दिया है। तो देखिए, जनन एक प्रकार की स्पेशल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। जनन एक प्रकार की स्पेशल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसी नई संतान की उत्पत्ति कर सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसी नई संतति को उत्पत्ति कर सकता है। तो जीव जनन क्यों करता है, जनन करने का आवश्यकता क्या है। तो जीव जनन क्यों करता है, चलिए इस पर बात करते हैं। इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों की एक निर्धारित आयु सीमा होती है जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात तो आपको पता होगा। लेकिन सभी जीव चाहते हैं उसकी प्रजाति का अस्तित्व इस धरती पर बना रहे, और जनन ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने प्रजाति का अस्तित्व इस धरती पर बनाकर रख सकते हैं। इसलिए जीव जनन करते हैं। तो आपको पता चल गया जीव जनन क्यों करता है, जनन का आवश्यकता क्यों पड़ा, जनन क्या है।
अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, जरूर जानना चाहिए आपको, वो है जीवन काल, लाइफ स्पेन। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। तो देखिए जीवन काल क्या है। जीवन काल का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अगर किसी व्यक्ति का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, ठीक है, और वो 2023 में मर गए, तो इसका जीवन काल हो जाएगा आपको 23 साल। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से ये मरा है तो इसको हम जीवन काल में लेंगे, लाइफ स्पेन मानेंगे। लेकिन अगर एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है, आकस्मिक दुर्घटनावश, तो इसको हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं, इसका परिभाषा आपको दिखाते हैं जीवन काल का। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु समझ रहे हैं? प्राकृतिक मृत्यु का मतलब कि नेचुरल डेथ होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं। जो नेचुरल जिनका डेथ होता है तो इनको हम जोड़ेंगे। जैसे किन्हीं का डेथ 80 साल में होगा, किन्हीं का 70 साल में, कोई 50 साल में ही चल बसेंगे। तो ये हुआ नेचुरल डेथ जिनका होता है, उनको हम गिनती में लेते हैं। तो प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उसका जीवन काल कहा जाता है। तो किसी का मृत्यु 80 साल में होगा, किसी का 70 में, किसी का 60 में, किसी का 50 में। तो अगर मान के चलिए 4 आदमी है, कोई 40 साल में चल गए, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में, ठीक है, 80 में। आप सभी को जोड़ेंगे तो 230 होता है। और 4 आदमी है तो इसको 4 से आप डिवाइड कर देंगे 240 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 60। और यही जो है औसतन जीवन काल होता है। औसतन मतलब एवरेज मतलब ये नहीं कि सभी 60 साल में मरेंगे या सभी मनुष्य 60 साल में मरता है, ऐसा नहीं है। एवरेज का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया एवरेज। तो एवरेज आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी जीव की आयु उसके आकार और आकृति पर निर्भर, किसी भी जीव की आयु उसके आकार और आकृति जटिलता पर निर्भर नहीं करता। अब आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे आप देखिए क्रो कौवा और पैरोट तोता। कौवा और तोता आकार और आकृति में लगभग सेम है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सिंबल है बीच में, ये लगभग सेम का सिंबल है। सूचित करता है कि लगभग, जैसे ऐसे बराबर दे देंगे ऐसे तो ये हुआ बराबर, लेकिन ये हुआ लगभग बराबर। तो दोनों का आकृति और आकार लगभग सेम है। लेकिन आप एज में देख लीजिए कितना डिफरेंस है। ये कौवा सिर्फ 15 से 20 साल ही जीवित रहता है और तोता 140 साल तक जिंदा रहता है। अब वही बात हम कर लेते हैं वृक्ष में। तो देखिए बनियन ट्री, बरगद का पेड़ और पीपल, दोनों का जटिलता लगभग सेम है। दोनों लगभग विशाल बराबर रहते हैं। लेकिन बरगद का सिर्फ 200 से 300 ईयर ही जीवन काल है। लेकिन पीपल के पेड़ का जीवन काल 2500 से 300 साल है। 3000 साल, 2500 से 3000 साल तक
एक पीपल का पेड़ रहता है, उसके बाद ही वो सूखेगा। तो चलिए, तो किस बात पर निर्भर करता है जीवन काल किसी भी जीव का? चलिए इस बात पर हम बात करते। किसी भी जीव का आयु, किसी भी जीव का आयु जीवन काल या जीवन काल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो किस कारकों पर निर्भर करता है? आनुवांशिकता, आनुवांशिकता ये सबसे बड़ा आपका कारक है। उसके बाद हार्मोन और वातावरण, वातावरण पर भी निर्भर करता है। जिस वातावरण में जो रहेगा उसका लाइफ उस तरीके से रहेगा, उस हिसाब से रहेगा। तो आनुवांशिक आप समझ रहे होंगे, जेनेटिकल, हेरिडिटियल और हार्मोनल। जिस जीव में जैसा हार्मोन रहेगा वो उतना उसका लाइफ रहेगा, जीवन काल रहेगा। तो जनन की अब बात हम करते हैं। तो ये चैप्टर ही आपका है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन चैप्टर है, तो इसमें जनन के बारे में बात करेंगे। तो आप बात कर लेते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन का प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन दो टाइप का होता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और लैंगिक। देखिए जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन के भी 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के। और लैंगिक जनन के भी टाइप्स आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखिए अलैंगिक जनन के टाइप्स। पहला है आपका विखंडन, फीजन, मुकुलन, बर्डिंग, पुनर्जनन, रेजिनेशन, खंडन, कायिक जनन। कायिक जनन जो है ये पौधों के लिए उपयोग किया जाता है, पौधों के लिए ये जनन किया जाता है। उसके बाद है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट परिभाषा, डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, ऐसा जनन जिसमें एक जीव की उत्पत्ति करने के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। समझने, मतलब अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक ही नए संतान की उत्पत्ति कर सकता है। एक जनक ही जनन कर सकता है। और इसका दूसरा परिभाषा भी आप देख सकते हैं, अलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, जैसे विखंडन, मुकुलन, ईटीसी। ईटीसी का पूरा अगर आप देखेंगे तो इटसेट्रा होता है, इत्यादि का इंग्लिश, इटसेट्रा, ईटीसी। और ईजी जो लिखे हैं एग्जाम्पल, इसका पूरा होता है एग्जाम्पल, जिसको हम उदाहरण बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए अब हम बात, एक क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए क्या लिखा है, एक अमीबा विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। एक अमीबा विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। एक परखंडली में उसे अमीबा को रखा गया है और 30 मिनट बाद यह देखा गया यह परखंडली आधी भर चुकी है। अमीबा को द्विखंडित होने में 1 मिनट का समय लगता है। देखिए एक अमीबा है, इसको द्विखंडित होकर 2 बनने में 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगा। लेकिन अब आप समझिए कितना अमीबा परखंडली में रखा गया कि 30 मिनट में परखंडली आधी भर चुकी थी, आधी भर चुकी थी 30 मिनट में।
और हर 1 मिनट में ये द्विखंडित हो रहा है, दुगुना हो रहा है। और अब आपको बताना है कि तो उस परखंडी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ 1 मिनट में ये द्विखंडित हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है, सिर्फ 1 मिनट में। अगर 1 मिनट में द्विखंडित हो रहा है, अगर पहले से आधा भरा हुआ है, तो सिर्फ 1 मिनट बाद ही ये इतना और संख्या को उत्पन्न कर देगा, नए जीव को उत्पन्न कर देगा, और सिर्फ 1 मिनट बाद ही पूरा परखंडी भर जाएगा। समझ रहे हैं? सिर्फ 1 मिनट में ही पूरा परखंडी भर जाएगा। जरा सोचिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले से 30 मिनट लग चुका था, अब सिर्फ 1 मिनट और लगेगा और पूरा परखंडी भर जाएगा। तो पूरा परखंडी को भरने में 31 मिनट लगेगा। इसका आंसर आप यहाँ देख लीजिए, 31 मिनट। मैंने थोड़ा नीचे में आंसर जानबूझ कर दिया था ताकि आप लोग ऊपर क्वेश्चन से बनाएं। तो देखिए सिर्फ 31 मिनट में ये पूरा भर जाएगा। अब फिर से आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। एक अमीबा या जीवाणु द्विखंडित विधि के द्वारा जनन करते हैं, तो 5 पीढ़ी के बाद उसकी संख्या कितनी होगी? तो 5 पीढ़ी मतलब अभी अगर 1 है तो अगले पीढ़ी में ये द्विखंडित होकर 2 हो गया, तो अगले पीढ़ी में ये द्विखंडित होकर 4 हो जाएगा, और उसके अगले पीढ़ी में ये 8 हो जाएगा। और इसी तरह से 5 पीढ़ी में आपको देखना है कि इसका कितना संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका पहला पीढ़ी, ये दूसरा पीढ़ी, और ये तीसरा पीढ़ी। तो चौथे पीढ़ी में हो जाएगा, ये तो जनक था, और ये द्विखंडित होकर ये हो गया पहला पीढ़ी, और ये दूसरा पीढ़ी, और ये तीसरा पीढ़ी। तो चौथे पीढ़ी में हो जाएगा 16, और 5वें पीढ़ी में हो जाएगा 32। तो आपका आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा 32। तो इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, 2n मतलब 2 के ऊपर n का स्क्वायर है, ऐसे ही लिखाता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर आप देखिए n का मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन, पीढ़ी, जितना पीढ़ी आपसे पूछा जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया किसी भी अमीबा या जीवाणु का द्विखंडित विधि द्वारा जनन हो रहा है, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि 8वें पीढ़ी में क्या होगा, तो आपको सीधे क्या करना है, 2n कर देना है। देखिए 2n कर देंगे, नंबर ऑफ जनरेशन, तो 2 हो गया। और 8वां पीढ़ी आपसे पूछा जा रहा है, तो 8 कर देंगे, और इसको इस तरह से कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। आप करके देखिए कितना होता है। आप कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का मैथ थोड़ा कमज़ोर रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करके देखिए कितना होता है, उसके बाद आंसर बताइएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं जीवों का नाम और स्तन आयु। कुछ जीवों का नाम मैं तो सोच रहा था आपको होमवर्क देने का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ पूरा। देखिए जीवों का नाम और स्तन आयु, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये है केला। केला का जो है, अच्छा इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हटाइए इसको। देखिए हाथी का
90 वर्ष, हाथी का 90 वर्ष, गुलाब का 7 से 8 वर्ष। अब आप सोचते होंगे कि गुलाब का आयु सीमा 7 से 8 वर्ष ये कैसे है। गुलाब को तो आप काट कर ठल्ली लगाते हैं, टहनियाँ, तो फिर से हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार टहनी आप जहाँ लगाएंगे वहाँ पर उसको 7 से 8 साल छोड़ेंगे तो वो जो है बहुत सारे बीज को निर्माण करने के बाद वो खुद जो है सूख जाएगा। ये 8 साल के बाद नहीं, ऐसे आप लगाए होंगे तो इसको अगर काट भी देते होंगे तो ये फिर से पनप जाता होगा। लेकिन जब इसका एज हो जाएगा, 7-8 साल हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं पनपेगा। उसके बाद आप देखिए, कुत्ता का 15 से 20 साल, तितली का 1 से 2 हफ्ते, कौवा का 15 वर्ष, केला का 25। अब आप सोचते होंगे कि केला का 25 वर्ष कैसे हो सकता है। एक बार तो मतलब जिसमें आ जाता है फल, उसके बाद तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर केला दिया हुआ है 25 वर्ष, ये इसके पूरे फैमिली का एज है। मतलब आप एक वृक्ष जहाँ लगाते हैं तो उससे जो अ, उसका और भी बेबी वृक्ष रहता है, उस सभी का एज है ये। मतलब एक बार आप जहाँ लगा देंगे उसमें सिर्फ 25 साल होने के बाद उसका पूरा फैमिली ही ख़त्म हो जाए। ऐसे तो हर एक साल एक एक वृक्ष ख़त्म होता है, एक एक पेड़ उसका ख़त्म होता है, लेकिन 25 साल के बाद उसका पूरा फैमिली ख़त्म हो जाएगा। 25 साल के बाद उसका एक भी नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं गाय का 15 से 20 साल, 15 से 25 साल, तोता 140 साल, मगरमच्छ 60 साल, घोड़ा 60 साल, फलमक्खी 2 हफ्ते, धान 3 से 4 महीने में हो जाता है, देखे होंगे आप। उसके बाद कछुआ 100 से 150 साल। उसके बाद है बरगद 200 से 300 साल। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप आगे देखिए। अब है आपका लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का परिभाषा देखिए। लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया के जनक में युग्मक, गैमेट, युग्मक का इंग्लिश हो जाएगा आपको गैमेट, का निर्माण तथा उसका संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे भ्रूण, भ्रूण हिंदी में जायगोट, इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में तो आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन में क्या होता है और लैंगिक जनन में क्या होता है। तो लैंगिक जनन में आप समझ सकते हैं 2 जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ 1 जनक भाग लेते थे, क्योंकि अलैंगिक जनन में नर मादा होता ही नहीं है। और लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा, और दोनों के जनक के युग्मक गैमेट, दोनों के संलयन से गैमेट का निर्माण होता है, संलयन होता है। आप यहाँ पर देखिए, तथा संलयन होता है जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे भ्रूण कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट को लिख दिया है और बड़ा पॉइंट थोड़ा नीचे में है। तो देखिए लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर आप नोट कर सकते हैं। इसमें क्या है, अलैंगिक जनन एक यूनिपेरेंटल प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन एक यूनिपेरेंटल प्रक्रिया है। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या समझ सकते हैं आप कि इसमें एक जनक भाग लेता है। एक जनक को कहते हैं यूनिपेरेंटल।
और अलैंगिक जनन क्या है? बाय पेरेंटल प्रक्रिया है। बाय पेरेंटल मतलब, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पर जो है लैंगिक जनन होना चाहिए था, यहाँ पर अलैंगिक प्रिंट हो चुका है। चलिए आप समझ जाइएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो क्या है कि अलैंगिक जनन एक यूनिपेरेंटल प्रक्रिया है। यूनिपेरेंटल मतलब एक जनक का प्रक्रिया है, और लैंगिक जनन एक बाय पेरेंटल प्रक्रिया है, मतलब दो जनक का प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरा है अंतर, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। देखिए इधर उधर हो गया है प्रिंट पूरा। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और लैंगिक जनन में इसमें युग्मक का निर्माण होता है। डिस्कलर है तो आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा अंतर, इसमें निषेचन नहीं होता। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। दो जनक युग्मक मिलते हैं दोनों का, तो निषेचन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा अंतर, अलैंगिक जनन एक तेज प्रक्रिया है, मतलब बहुत तेज इसका जो है जनरेशन आगे बढ़ता है, और ये विखंडित होते रहता है, और नए जनक मतलब इसको निर्माण करते रहता है। और अलैंगिक जनन एक धीमा प्रक्रिया है, आपको दिखा देते हैं और नीचे होगा। अलैंगिक जनन एक धीमा प्रक्रिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलैंगिक जनन एक धीमा प्रक्रिया है। उसके बाद पांचवा अंतर देख लेते हैं, अलैंगिक जनन एक सरल प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन बहुत ही सरल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ विखंडन द्विखंडन होता है। यह एक बहुत सरल प्रक्रिया है। और लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। और छठा अंतर है, अलैंगिक जनन में कम ऊर्जा खर्च होता है, लेकिन लैंगिक जनन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च होता है। अलैंगिक जनन की संतान आनुवंशिकी तथा आकारिकी रूप से अपने जनक के बिल्कुल 100% समान होता है। ये सबसे बड़ा अंतर, आप इसको लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन की संतान आनुवंशिक तथा आकारिकी रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होता है, क्योंकि अपने जनक से ही विखंडित होकर दो खंड होकर वो संतान बनता है, और जनक के बिल्कुल समान रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन की संतान आनुवंशिकी तथा आकारिकी दोनों रूप से उनका बिल्कुल समान नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। और यही अंतर जो है धीरे धीरे अंतर होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर होते होते कर्मिक विकास हो जाता है। कर्मिक विकास चैप्टर है पूरा आपका एक, उसमें आप पढ़ेंगे। अभी आप देख लीजिए, अलैंगिक जनन में कर्मिक विकास नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये लाइन है, ये पॉइंट है। और लैंगिक जनन में कर्मिक विकास नहीं होता है, और लैंगिक जनन में कर्मिक विकास होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब देखिए, लैंगिक और लैंगिक जनन का उदाहरण। तो एग्जाम्पल में आप अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट जीवाणु आदि को अलैंगिक जनन में देख सकते हैं, रखा गया है। अलैंगिक जनन में आता है, और अलैंगिक जनन में मनुष्य, ह्यूमन, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी आते हैं। चलिए आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, तो मैंने आंसर भी ऊपर कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन आप पहले देखिए, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में कौन सा जनन बेहतर है और क्यों? आप इसका आंसर बता सकते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन सा जनन बेहतर है और क्यों? आप अपने मन से सोचिए, कुछ
सोचकर आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अभी मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही सरल है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन बेहतर है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में कर्मिक विकास होता है। ये देखिए कर्मिक विकास होता है और इस प्रजाति के जीव विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल होते हैं। और लैंगिक जनन वाले जीव में क्या होता है कि विपरीत परिस्थिति आने पर पूरा का पूरा नष्ट होने लगता है, या तो मुकुलन होने लगता है, उसमें बहुखंडन होने लगता है, केंद्रक का निर्माण करने लगता है। ये आपको आगे समझ आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन आप अभी समझ सकते हैं। और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन बेहतर है क्योंकि लैंगिक जनन में कर्मिक विकास होता है। आप सिर्फ इतना समझिए। चलिए आपके अब अगले वीडियो में सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार, असेक्सुअल टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पार्ट 1 था आपका जीवों में जनन का, और जीवों में जनन का पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।